गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आप सभी का बायोलॉजी की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है भैया। हाँ जी, आ जाइए फिर फटाक से लाइव। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। संजीव दे आ गए हैं, काजल यादव आ चुके हैं, विवेक आ चुके हैं, लकी वर्मा आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, स्वाति कुमारी आ चुके हैं, सर्वेंद्र आ चुके हैं, आकाश, निकित, श्रीकांत, श्रीवेंद्र, नूतन, प्रीति कुमारी, राहुल, पंकज, हाँ जी भाई, रिंकू कुमारी आ चुके हैं, आशीष आ चुके हैं, नीलम मेहरा, गुलशन, राहुल, राजेश, शिव कुमार, आकांक्षा। चलो भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ जी। हाँ, सब ठीक है। आ गए हैं क्लास में, बायोलॉजी की क्लास में। चलिए फिर, आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत बायोलॉजी की क्लास में। आइए फिर स्टार्ट करते हैं हम। हाँ जी, स्टार्ट करें फिर। ऑल ओके, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर होगा मुझे उम्मीद है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम बायोलॉजी के आज चैप्टर से, सर्कुलेटरी सिस्टम से। ये एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर से भर भर के हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और इस चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ना है हमें। इतना ज्यादा डिटेल में कि 15 से 16 दिन सिर्फ इसी चैप्टर के ऊपर देंगे हम। अब आप कहोगे मैम ये कोई बात होती है क्या। बेटा बात होती है ऐसी, है ना, पढ़ना ही पड़ेगा। बड़ा चैप्टर है, लेकिन ये ऐसा चैप्टर है जिससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप रेलवे का, एनडीए, सीडीएस, आप बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया ना, आपने देखा होगा ना। एनटीपीसी 12th लेवल वाली पोस्ट के लिए भी आज नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके फॉर्म कल से भरना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत, ये तो मुझे लगता है 2024 और 25 सरकारी नौकरियों के लिए गोल्डन ईयर्स होने वाले हैं बेटा, क्योंकि इन 2 साल में ना वो वैकेंसीज आ रही है जिनकी कभी सोची ही ना होगी। इसलिए बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए अपनी। आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर, सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले सिस्टम का मतलब क्या होता है, तंत्र का मतलब क्या होता है। बेटा सबसे पहले जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ो तो आपको पता होना चाहिए उस चैप्टर का मतलब क्या होता है। उस चैप्टर का मतलब क्या है, उसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, उससे कैसे क्वेश्चंस आए हैं आज तक प्रीवियस ईयर में, तब जाकर आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। क्या वेटेज है, हर एक एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। अभी जब मैं 3 चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, ये सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ह्यूमन डिजीज, तीनों ऐसे के ऐसे चैप्टर हैं जिनसे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और भर भर के क्वेश्चन आते हैं, हर लाइन में क्वेश्चन बनता है। बेटा सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे अंग जो एक साथ जुड़कर एक जैसा काम करते हैं, उन ऑर्गन्स के ग्रुप को आप सिस्टम या तंत्र कहते हो। अब किसका काम कर रहे हैं, सर्कुलेटरी, यानी कि सर्कुलेशन का काम कर रहा है बेटा। वो ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। अब सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, परिसंचरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ, संचरण का मतलब सर्कुलेट होने वाला। हमारे बॉडी में कोई ऐसी चीज है जो चारों तरफ सर्कुलेट हो रही है, और उन्हीं सर्कुलेट होने वाली चीज को और उस सर्कुलेट को करने वाले ऑर्गन्स को हम जिस सिस्टम में पढ़ते हैं, उसी सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम, उसी को हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब मैम इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, ऐसे ऑर्गन्स के बारे में जो सर्कुलेशन करवा रहे हैं हमारे बॉडी में किसी ना किसी चीज का, और उस सर्कुलेशन में हेल्प कर रहा है कोई ऑर्गन। उन सारे ऑर्गन्स को जब आप पढ़ लोगे तो उसी सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम, उसको हम परिसंचरण तंत्र कहेंगे। तो क्या समझे आप, हमारे बॉडी में कोई ना कोई चीज होगी जो सर्कुलेट हो रही होगी, फिर उससे कोई ऑर्गन करवा रहा होगा, तो उसी के बारे में पढ़ना सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं जरा लिखिएगा बहुत ध्यान से, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मैं एक एक करके सारी चीजें बहुत डिटेल में लेके चलूंगी बेटा, बिल्कुल ये मत पूछना मेरे से कब चैप्टर खत्म होगा, क्योंकि ऐसा चैप्टर है जिससे भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। सबसे पहला मैं लिखने जा रही हूं ब्लड। अब आप कहोगे मैम ब्लड यानी कि रक्त, यानी कि खून, है ना, रक्त बोलो हिंदी में, रुधिर बोलो या खून बोलो, सब चलेगा भैया। मैम ब्लड ऑर्गन है क्या, जी हाँ, साइंस की लैंग्वेज में ब्लड ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन, सर्कुलेटरी ऑर्गन है। लेकिन बच्चा ब्लड कौन सी स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, तो हम इसको लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन कह देते हैं, हम इसको तरल परिसंचरित अंग कह देते हैं।
तो एग्जामिनर पूछता है ब्लड किस सिस्टम का हिस्सा है? सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब क्यों है, रीजन पता होना चाहिए। साइंस है, साइंस हर चीज का कारण मांगती है भैया। आप ये बताओ, आपको यहाँ चोट लगती, यहाँ चोट लगती, यहाँ चोट लगती, यहाँ चोट लगती, कमर में चोट लगी, पाँव में चोट लगी, पेट पे चोट लगी कभी, तो हर जगह से क्या निकलता है? खून निकलता है। क्यों? क्योंकि खून 24 घंटे 7 दिन ऐसे आपके बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है बेटा। जब ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो ब्लड किसी ना किसी चीज को अपने अंदर चारों तरफ घुमा रहा होगा, वही तो हमें पढ़ना है। तो ब्लड जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ मैम, बिल्कुल हुआ। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है ब्लड क्या होता है, खून क्या है, कितना होना चाहिए, कहां बनता है, ब्लड में कितने टाइप की सेल्स होती हैं, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, कौन किसको खून दे सकता है, कौन किससे खून ले सकता है, ब्लड से होने वाली बीमारियां पढ़नी है यहाँ पे। जैसे सिकल सेल एनीमिया क्या है, पॉलीसाइथेमिया क्या है, ल्यूकेमिया क्या है ना, ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद ब्लड को जो ऑर्गन पंप करता है, ब्लड को जो पंप करता है, ब्लड के अंदर प्रेशर देने का काम, ब्लड के अंदर दबाव देने का काम कौन करता है? हार्ट। तो हम दूसरा ऑर्गन यहाँ पे पढ़ेंगे, हार्ट। हृदय के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट क्या होता है, हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, आर्टिफिशियल हार्ट कैसे बनता है, पेसमेकर क्या होता है ना, हार्ट में 4 चैम्बर हैं, वॉल्व्स कितने होते हैं, हार्ट अटैक कैसे आता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। तीसरा, ब्लड जिन पतली पतली नलियों के थ्रू घूमता रहता है हमारे बॉडी में, अरे ये हाथ और पांव पे ये जो दिख रही हैं आपको, इनको क्या बोलते हैं? हम इनको ब्लड वेसल्स, इनको रक्त वाहिकाएं कहते हैं। रक्त जिन वाहिकाओं में घूमता है, ब्लड जिन ब्लड वेसल्स में रहता है, उन्हीं के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो तीसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स जिसको हिंदी में हम रक्त वाहिकाएं कहते हैं, वो वाहिकाएं जो रक्त का वाहन करती हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। और फोर्थ जिसको हम लिम्फ कहते हैं। मैम ये लिम्फ क्या होता है? तो पढ़ाएंगे ना आगे आपको। लिम्फ जिसको हिंदी में लसिका कहा जाता है। तो ये चारों के चारों हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा होते हैं। कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग घूमता है तो वो यही पूछ लेता है कि कौन सा एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है। इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन डालेगा और पूछेगा सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। या तो चारों ही ऑप्शन में हो, 4 का ऑप्शन हो, कैसे भी पूछ सकता है। तो हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो 4 ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा बच्चों? पहला ब्लड, दूसरा हार्ट, तीसरा ब्लड वेसल्स, फोर्थ लिम्फ। ये चारों जब मैं पढ़ा दूंगी तो मानना ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। चारों को पढ़ाने में कम से कम 13 से 15 क्लास, 16 क्लास प्रैक्टिस भी करवाऊंगी तो लग सकती है। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। तो पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम हार्ट के बारे में, ब्लड पढ़ेंगे तो वहीं पे ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे और लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आपको शायद ये तो पता लग गया कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम जिसके अंदर हम सर्कुलेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। परिसंचरण तंत्र वो जिसमें परिसंचरित अंगों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें आप सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हो, उसे क्या कहा जाता है? तो बेटा मैं अगले 13 से 15 दिन तक आपको एंजियोलॉजी ब्रांच पढ़ाने वाली हूं। तो बेटा एंजियोलॉजी एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? लिख दो एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी सेम नाम हिंदी में है, एंजियोलॉजी वो बायोलॉजी का ब्रांच जिसके अंदर आप सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हो। तो लिखो टू स्टडी अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम इज नॉन एज एंजियोलॉजी। टू स्टडी अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन जिस ब्रांच में, जिस शाखा में करते हैं, उसी शाखा को हम क्या कहते हैं बेटा? उसी शाखा को हम एंजियोलॉजी कहते हैं। तो एग्जामिनर पूछ ले कि एंजियोलॉजी में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो आप क्या कहोगे? हम परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। तो परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। वो ब्रांच, जैसे बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ट्रिकोलॉजी, ऐसे हिपैटोलॉजी है ना, नेफ्रोलॉजी, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। ऐसे एक ब्रांच है जिसके अंदर आप कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हो, उसी ब्रांच को आप एंजियोलॉजी कहते हैं।
अगला क्वेश्चन, वो महान साइंटिस्ट जिसने इस ब्रांच को बनाया और इस पे काम किया, उन महान साइंटिस्ट को बोलेंगे हम फादर ऑफ एंजियोलॉजी। बेटा लिखो नेक्स्ट पॉइंट पर, फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है, यानी कि इस ब्रांच को जन्म देने वाले, जैसे आपके पापा भी तो आपके पापा की वजह से ही आप इस दुनिया में हो, है ना, हो कि नहीं हो? बिल्कुल मैम। तो आपके फादर साहब है ना, उन्हीं की वजह से आप बने हो। ऐसे ही इस ब्रांच के भी कोई फादर हैं जिन्होंने सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में पूरी संसार को बताया। तो बेटा जिन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में सबको बताया, यानी कि किस ब्रांच पे काम किया होगा इन्होंने? एंजियोलॉजी ब्रांच पे काम किया होगा। तो क्या मैं लिख दूं फादर ऑफ एंजियोलॉजी किसको बोलेंगे हम? विलियम हार्वे जी को। विलियम हार्वे वो महान वैज्ञानिक जिन्होंने इस ब्रांच पर सबसे पहले काम किया। अब ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से मिलता है। किस किस तरीके से? देखो बेटा, आपसे पूछेगा फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तब भी तो आपका आंसर सेम होगा ना। आपसे पूछ ले परिसंचरण तंत्र के जनक कौन है, तब भी आपको विलियम हार्वे करके आना है। आपसे पूछ ले एंजियोलॉजी शाखा के जनक फादर कौन है, पिता कौन है, तब भी आपका आंसर क्या होगा? तब भी आपका विलियम हार्वे। क्यों होगा? इन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया बेटा, और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जहां पढ़ते हैं उसी को तो एंजियोलॉजी कहते हैं। तो आप कान ऐसे पकड़ो, बात बराबर है ना? हाँ मैम बराबर है साइंस की नजर में। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस इसी तरीके से आते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, इस ब्रांच के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, इस ब्रांच के फादर कौन है, 4 क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिए। आइए अगला, नेक्स्ट। मैम थ्योरी क्यों नहीं लिखवाती हो? ये थ्योरी नहीं है क्या? ये क्या चल रहा है सत्यपाल? तुम लोगों को ना पढ़ना ही नहीं आता एक्चुअली, पता है? आई मेरी बात समझ में? आपको पढ़ना ही नहीं आता है सत्यपाल जी, जो आप कह रहे हैं थ्योरी क्यों नहीं लिखवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप का होता है बेटा। यहां से एग्जाम्पल क्वेश्चन में आते हैं, है ना। परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है। अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, मैं चैप्टर का मीनिंग बता रही हूं आपको, तभी तो कह रही हूं मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी थ्योरी से। अभी आपको एंजियोलॉजी का हिंदी एंजियोलॉजी है भैया, अलग नहीं है। ठीक है, जो भी हिंदी होगा वो हम आपको नोट डाउन करवाएंगे। एंजियोलॉजी को एंजियोलॉजी ही लिखा जाता है, जैसे न्यूरोलॉजी को हिंदी में न्यूरोलॉजी ही लिखा जाता है, जैसे कार्डियोलॉजी को हिंदी में कार्डियोलॉजी ही लिखा जाता है। ठीक है बेटा, तो 3 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। और सॉरी, क्या 3 टाइप के? मैंने वहां से उस बच्चे की कुछ बात देख ली सुभाष की। सुनो, सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? इसलिए मैं कमेंट्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगी। इनफैक्ट आकाश कमेंट हटाई दो, लास्ट के 5 मिनट में दिखा देना मुझे, नहीं तो तुम लोग ना कंफ्यूज होते जाओगे और मुझे भी करते जाओगे। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप का होता है। पहला है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सीएस का मतलब कंप्यूटर साइंस नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम है। हिंदी में बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, खुला ओपन। और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है बेटा? बंद। तो 2 तरीके के परिसंचरण तंत्र हो गए, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। आइए जरा, क्या होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या होता है क्लोज? परिभाषा आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ एग्जाम्पल पूछेगा। देखो क्या मतलब होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का और क्या होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का। पहले क्लोज बताती हूँ, ओपन अपने आप समझ में आ जाएगा। बेटा ये हाथ और पांव पे आपको ये क्या दिख रही है? ये होती हैं जिसको आप नसें बोलते हो। इनको बायोलॉजी में हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, इनको हम रक्त वाहिकाएं कहते हैं, इनको हम डक्ट्स कहते हैं, नलियां कहते हैं। ऐसे हमारे बॉडी में पतले पतले बहुत सारे पाइप होते हैं। पाइप का मतलब नलियां होती हैं, इन्हीं को आप क्या कहते हो? डक्ट्स कहते हो। डक्ट बोलो या आप इसी को वेसल्स बोलो। अब इन नलियों में क्या रहता है? इन नलियों में रहता है खून। तो लाल कलर से बना दूं? हाँ मैम। तो ऐसे इन नलियों के अंदर खून पैक होके घूमता है। जब आपको चोट लगती है, मुझे यहाँ पे चोट लग गई, तो मेरी नली फटेगी, नली फटने से ये खून बाहर आएगा। तो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड वेसल्स के अंदर पैक होके घूमता है, उसे हम
क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, उसे हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। खून ऐसे घूम रहा है बेटा, खुला नहीं घूम रहा है। अरे जैसे पाइप होता है, पाइप के अंदर पानी बह रहा होता है, वैसे हमारे बॉडी में भी पतले पतले पाइप है, और इन पाइप को हम प्यार से डक्ट्स, हम इनको ब्लड वेसल्स, हम इनको नलियां या रक्त वाहिकाएं कहते हैं। और इन्हीं वाहिकाओं के अंदर क्या होता है, खून बंद होके घूमता है। तो खून इन नलियों के अंदर है ना। तो इस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को, जिस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर खून क्या है, ब्लड जो है वो किसके थ्रू घूम रहा है, जो खून है वो ब्लड वेसल्स या डक्ट्स जिनको बोलते हो, उनके अंदर बंद होके घूम रहा है। तो बेटा ब्लड वेसल्स या हम लिख सकते हैं डक्ट्स के थ्रू घूम रहा है, यानी कि बंद होके, क्लोज होके, पैक होके घूम रहा है खून, तो हम इसे बंद परिसंचरण तंत्र कह देंगे। तो रक्त जो है वो किसकी सहायता से, रक्त वाहिकाओं की सहायता से, रक्त वाहिकाओं के अंदर या नलिकाओं के अंदर, नलियों के अंदर खून क्या हो गया है, पैक हो गया है बेटा, क्लोज हो गया है, बंद हो गया है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, चलिए फोटो दिखाओ मैम, हर चीज की फोटो दिखानी पड़ती है तुम लोगों को। देखो ये एक ब्लड वेसल है, दिख रही है, हाँ मैम दिख तो रही है ना, ये रही, ये पाइप सा दिख रहा है आपको, इसी को आप ब्लड वेसल कहते हो। ये फटा, यहां से चोट लगी, ये खून बाहर निकल रहा है, ये खून है बेटा, खून के अंदर यही सब है, ये सारा खून है आपका, ये जो पढ़ना है आपको। तो इसे क्या दिखा रखा है, ब्लड वेसल। तो वो वेसल, वो डक्ट जिसके अंदर खून है और खून पैक होके घूम रहा है, उस सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम का क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब इसका जस्ट उल्टा आ जाओ, खून खुला घूम रहा है, कोई पाइप के अंदर पैक नहीं है, कोई डक्ट के अंदर, कोई ब्लड वेसल के अंदर नहीं है, डायरेक्टली ऐसे ऐसे खून घूम रहा है ऑर्गन्स के बीच में, ऐसे ऐसे खून, खून क्या है, ओपन है, ब्लड क्या है, ओपन है। ओपन का मतलब खुला घूम रहा है, यानी कि कोई पैक नहीं है बेटा, इनके अंदर ब्लड वेसल्स होती ही नहीं है, इन जानवरों के अंदर ब्लड वेसल्स है ही नहीं, खून सीधा ही ऐसे घूम रहा है। अरे इसका एक्सपेरिमेंट करना है आपको, कॉकरोच उठाना, उसको उल्टा पटकना, उल्टा पटक के ध्यान से देखना, आपको दिखेगा कॉकरोच में धीरे धीरे ऊपर से कोई ऐसी चीज घूम आ रही है, 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 ऐसे, फिर वापस आ रही है, फिर वापस आ रही है, वो कॉकरोच का खून है, वो कॉकरोच का खून है। हालांकि वो सफेद रंग का होता है ना, लेकिन क्योंकि कॉकरोच के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, तो कॉकरोच के अंदर सीधा ऑर्गन्स के बीच में ऐसे खून घूम रहा होता है। तो बेटा इस सिस्टम को हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। मैंने कहा डेफिनेशन, परिभाषा सिर्फ आपको समझाने के लिए थी, एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन एग्जाम्पल्स मेन है। बस यहां से एग्जाम्पल ही पूछेगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, इस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है। तो लिखो इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का मतलब क्या होता है, कीट, कीड़े मकोड़े। अब इंसेक्ट्स में क्या क्या आता है, देखो फ्लाई यानी कि मक्खियां, सारी मक्खी यहीं आ जाती हैं, लिख लेना बेटा, ठीक है। मक्खी हो गई, मच्छर हो गया, ठीक है, मच्छर यहीं पे, ततैया है ना, मधुमक्खी, सब यहीं आ जाती हैं। साथ में लिखो आप, जो आंट होती हैं, चींटियां होती हैं, चींटी भी यहीं आएंगी। उसके बाद आप लिखो बेटा नेक्स्ट, तितली, बटरफ्लाई भी यहीं आएगी। अगला, ये चारों के अंदर किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद लिखो क्रैब्स। क्रैब्स का मतलब होता है बेटा, क्रैब का मतलब होता है केकड़ा, ठीक है, केकड़े के अंदर भी यही होता है। कॉकरोच लड़कियों का दोस्त है ना, लड़कियां कैसे नाचने लग जाती है कॉकरोच को देखकर। कॉकरोच को हिंदी में तिलचट्टा लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आपको लिखना है स्नेल। स्नेल का मतलब होता है घोंगा, ठीक है, घोंगा। अगला लिखना है आपको ऑक्टोपस। ऑक्टोपस ये सारे वो जानवर हैं बेटा जिनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। स्पाइडर्स, मकड़ी लिख सकते हो, मकड़ी लिख दो। स्पाइडर्स को हम क्या कहते हैं, मकड़ी कहते हैं, मकड़ी। तो बेटा ये वो सारे के सारे जानवर है, दीज आर एनिमल्स, ये सारे एनिमल्स हैं, हम भी एनिमल है, हम भी जानवर हैं, ठीक है।
तो इनके अंदर कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है ऑक्टोपस का सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का होता है, कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का होता है। ये कॉकरोच से 7-8 क्वेश्चन बनते हैं, सब आपको बता दूंगी। अब आइए जरा यहां पर, अब आइए यहां पर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल लिखो। एक तो हम लोग क्या हैं? हम लोग ह्यूमंस हैं, है ना? ह्यूमंस लिख दो, यानी कि मनुष्य। दूसरा लिखो मेंढक, फ्रॉग, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेंढक। स्नेक, स्नेक का मतलब सांप, है ना? सांप, सांप लिख दो। और क्या लिखोगे बेटा? और आप लिख सकते हो गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, जानवर। मैं इसको एक टर्म में लिख देती हूं, मैमल्स। मैमल्स जिनको हम स्तनधारी कहते हैं या स्तनपाई कहते हैं। मैमल्स के अंदर गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, बंदर, लंगूर, शेर, चीता, बाघ सब आ जाते हैं। तो इन सब का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज से क्वेश्चन कम आते हैं, ये बहुत पूछा जाता है, कॉकरोच वाला, ऑक्टोपस वाला। तो क्यों ना हम इनको 3 स्टार कर दें। मेरी क्लास में 3 स्टार जिस जिस पॉइंट के आगे लगा होगा उसका मतलब है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। आई बात समझ में? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, कहीं नहीं मिलेंगे इतनी डिटेल में चीजें। ये चैप्टर का मीनिंग बताया है मैंने अभी। आगे बस समझ में? तो वो ब्रांच जिसके अंदर हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी के फादर विलियम हार्वे। और 2 टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन, क्लोज। दोनों के एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं। अब मुझे ये बताओ, मैंने क्या बताया कि सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस क्या क्या पढ़ना है? ये 4। तो स्टार्ट कर दे, फिर यहां से स्टार्ट कर दे। लिखिए जरा सर्कुलेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट, 1 नंबर लगा के हम लिखेंगे ह्यूमन ब्लड। मैम ब्लड क्यों नहीं लिखा? अरे एक बात बताओ, खून तो कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है, जानवर में, सारे जानवरों में खून होता है ना? खून तो कॉकरोच में भी है, खून तो ऑक्टोपस में भी है। तो हमें किसका खून? हमें हमारा पढ़ना है। हमारे सिलेबस में मेंढक, कॉकरोच नहीं है, कुत्ता, बिल्ली नहीं है। ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है, तो हमें ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ना है, हमें मानव रक्त के बारे में पढ़ना है। इसलिए मैंने ब्लड के आगे ह्यूमन लगा दिया बेटा। आपको पता है आर्टिफिशियल ब्लड बनने लग गया। हाँ बिल्कुल सच बात है। कोविड के समय आर्टिफिशियल आरबीसी बनना शुरू हो गई है। आप सोचिए दुनिया के साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहां पहुंच चुकी है। नकली खून बना डाला भैया। आर्टिफिशियल हार्ट तो बहुत पहले ही बन गया था, नकली खून भी बनना शुरू हो गया है। कुछ दिनों में, कुछ दिन नहीं, कुछ सालों में आप सुनोगे बिना माँ बाप के लैब में बच्चा बन गया। अब आप बोलते मैम लैब में तो आईवीएफ करवा के बच्चे पैदा होते हैं। अरे भैया आईवीएफ में स्पर्म, ओवा चाहिए होता है, शुक्राणु, अंडाणु कोशिकाएं चाहिए होती है। कुछ सालों के बाद तो ये भी नहीं चाहिए होंगी, बच्चे बंट रहे होंगे मार्केट में, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, क्योंकि ये साइंस है बेटा। आइए जरा ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। क्या होता है खून? खून खराबा करना शुरू करे, ऐसा ह्यूमन ब्लड पढ़ाऊंगी ना आपको, आपने कभी सोची ही नहीं होगी। बस पेशेंस के साथ बैठे रहो। मैं इतने बड़े बड़े कमेंट किसी के भी नहीं देख रही हूँ, इधर टीवी लगा है, मैं उधर देख भी नहीं रही हूँ। मैं लास्ट में 5 से 7 मिनट में आप लोगों से इंटरेक्शन करूंगी। इसका रीजन ये है कि मैं कमेंट्स पढ़ना, इतने हजारों बच्चे हैं, पहली बात तो किस किस का कमेंट पढ़ूं यार, है ना? आइए जरा। और मुझे अपने पढ़ाने पे बहुत विश्वास है कि मैं जब पढ़ाऊंगी तो आपको कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए, आएगा ही नहीं, मैं ये मान के चलती हूँ। फिर भी आएगा तो उसको लास्ट में लेंगे हम, इसलिए मैं कमेंट्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हूँ। आप कुछ भी बोल रहे हो मुझे नहीं पता। आइए सबसे पहला, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें आप ब्लड के बारे में स्टडी करते हो उसे हिमाटोलॉजी कहा जाता है। हिमाटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स। बायोलॉजी की वो शाखा, जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर हम ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं उसको हिमाटोलॉजी कहते हैं, हिमाटोलॉजी कहते हैं। और बेटा जो लोग हेमाटोलॉजी ब्रांच पे काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आगे चलकर वो डॉक्टर कहलाते हैं, ब्लड स्पेशलिस्ट, जिनको हम हिमाटोलॉजिस्ट कहते हैं। हिमाटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं जो खून के ऊपर काम करते हैं बेटा।
अरे डॉक्टर साहब मेरे तो खून का पानी बनना शुरू हो गया, अरे डॉक्टर साहब खून खराब हो गया, खून की जांच कर लो। तो जिन डॉक्टर साहब के पास जाते हो उनको हेमाटोलॉजिस्ट कह देते हैं हम, ठीक है। आइए, जब भी आप साइंस में हिमाटो शब्द देखोगे ना, हिमाटो, हिमाटिक, ये शब्द हमेशा किससे संबंधित होंगे? ब्लड से, खून से संबंधित होंगे बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, क्या लिख दो? ब्लड इज ए पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। लिख दो, इट इज पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी तो समझाया, सीएस का मतलब क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। यह परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। जी हाँ मैम, बिल्कुल है, परिसंचरण तंत्र का हिस्सा माना गया हमारे बॉडी में। किसको? ब्लड को। चलो मैम इस बात को बताओ क्यों माना गया, रीजन दो। ब्लड को डाइजेस्टिव सिस्टम में क्यों नहीं लिखा? ब्लड को रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? यहीं पे क्यों पढ़ा रहे हो? सुनो बच्चों, मैंने कहा सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? कोई चीज यहां से यहां गई, फिर आई, फिर गई, फिर यहां आई। इसी को तो कहते हैं, चारों तरफ घूमने को क्या कहते हैं? परिसंचरण कहते हैं। तो खून चारों तरफ ऐसे आपके बॉडी में ऐसे घूम रहा होता है बेटा, ऐसे घूम रहा है। तो जब खून घूम रहा है तो खून के अंदर जितनी भी सारी चीजें सब घूम रही हैं बेटा, है ना। जैसे आप झूले में बैठे होते हैं, झूला घूम रहा होता है, झूले के अंदर सारे लोग बैठे होते हैं, सब घूम रहे होते हैं। तब खून के अंदर क्या क्या होता है? खून के अंदर क्या क्या होता है सुनिए जरा। मैंने कहा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। आपने कहा मैम कैसे है? तो देखो, ब्लड में ही होता है पानी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात सुन रहे हो, ब्लड में पानी होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। खून में ग्लूकोज होता है। अरे कभी आपने अपना ग्लूकोज शुगर लेवल टेस्ट करवाया होगा तो डॉक्टर खून का ही तो सैंपल लेता है। कभी सोचा है आपको जुकाम बुखार चल रही है, डॉक्टर कहता है ब्लड का सैंपल दे दो। आपको टाइफाइड हुआ, डॉक्टर ने कहा ब्लड का सैंपल दे दो, है ना। कभी सोचे खून का सैंपल ही क्यों मांगते हैं? फटाक से आते हैं यहाँ, घुसाते हैं और ब्लड का सैंपल निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ब्लड के अंदर ही बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा हार्मोन, आगे पढ़ाऊंगी आपको। हमारे खून में ही हार्मोन मिले हुए होते हैं। हमारे खून के अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। खून के अंदर होता है कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल क्या होता है? ये कोलेस्ट्रोल बाद की बात है, पहले तो सुन लो बेटा। खून के अंदर क्या होता है? कोलेस्ट्रोल होता है। खून के अंदर ही होते हैं जैसे यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल, खून के अंदर ही होता है यूरिया। बेटा ये सारी चीजें हमारे बॉडी में किसके अंदर है? खून के अंदर है। इसीलिए तो डॉक्टर तुरंत कहता है ब्लड का सैंपल दे जाओ भैया, और 2 दिन बाद ब्लड की जो बेसिक रिपोर्ट होती है उसको सीबीसी कहते हैं, सीबीसी करवा लो, है ना, काउंट ब्लड सेल्स जिसको कहते हैं। तो खून के अंदर देखो पानी, ग्लूकोज, हार्मोन्स, अमीनो एसिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक अम्ल, यूरिया, सब कुछ खून के अंदर घुला हुआ है। तो जब खून घूम रहा है तो खून के साथ ये सारी चीजें घूम रही होंगी। हाँ जी मैम। तो जहां जहां जिस हिस्से में जिस चीज की जहां जरूरत है वहां पे खून पहुंचा के आ रहा है। हाँ, अरे आप एक बात बताओ, कभी आपको डिहाइड्रेशन हुआ है, कभी आपको पानी की कमी हुई है, आपको एक ड्रिप चढ़ती है, कहाँ? इसी नली को फोड़ के तो ड्रिप चढ़ाते होंगे। अब इस नली में क्या है? खून। तो खून में ही सारी चीजें चढ़ाई जाती है। ये जो वो ड्रिप चढ़ता है पानी वाला, ग्लूकोज वाला, है ना, कोई भी चीज डॉक्टर को आपको चढ़ानी है बाहर से तो वो कहाँ? या तो इस नस यहां से चढ़ाएगा या यहां से चढ़ाएगा, है ना। तो ये नस क्या काटता है? यहां से नस को इसे क्या करता है? इसको फोड़ा जाता है, ऐसे फोड़ के उसके अंदर जो वो लगते हैं ना, और वहां से आपके खून के थ्रू पहुंचा देता है। तो मैंने कहा ब्लड इज ए पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। खून हमारे बॉडी में सर्कुलेशन का काम करता है। किस किस का सर्कुलेशन का? तो ये सारी चीजें किसके थ्रू घूम रही हैं? खून के थ्रू घूम रही हैं बेटा। इसीलिए हम कहते हैं ब्लड किस सिस्टम का हिस्सा है? सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। इसीलिए हमें बाहर से जब भी कोई ग्लूकोज, पानी वगैरह डॉक्टर को चढ़ाना होता है, या कोई ड्रिप या कोई इंजेक्शन या कोई पेन किलर देनी होती है, आपके दर्द हो रहा है लीवर में, डॉक्टर आपके खून में इंजेक्शन डाल रहा है और कहता है अभी थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? क्योंकि खून के अंदर पेन किलर डाला। वो पेन किलर कहां जाएगा? लीवर के पास घूमता घूमता। तो पेन किलर के अंदर जो केमिकल्स हैं वो लीवर एब्जॉर्ब कर लेगा और उससे लीवर का दर्द ठीक हो जाएगा बेटा।
तो समझ में आ गई कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा क्यों है, क्योंकि ब्लड के अंदर ये सारी चीजें घुली हुई हैं, इसलिए ब्लड इज द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। मैम आपने बिल्कुल सही कहा, ब्लड इज ए पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हम ब्लड को क्या कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, हिंदी में कहते हैं रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है, या सीधा लिख दो रुधिर या रक्त संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक है बेटा। बेटा उत्तक क्या होते हैं, सबसे पहले टिश्यू क्या होते हैं, पहले ये सुनो। जब बहुत सारी सेल्स, बहुत सारी कोशिकाएं ऐसे आपस में जुड़ जाती हैं और इन सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है, एक समूह बन जाता है, इसी ग्रुप को आप टिश्यू कहते हो, इसको आप सेल्स कहते हो। फिर से सुनो, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। बहुत सारी कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। इसका मतलब मैम ब्लड को आपने टिश्यू बोला है तो ब्लड में सेल्स होंगी? जी हाँ, ब्लड में बहुत सारी सेल्स होती हैं। किस टाइप का टिश्यू है? कनेक्टिव, कनेक्ट करने वाला। अरे आप मुझे एक बात बताओ, कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मेरे लीवर को मेरे ब्रेन के पास कोई मैसेज भेजना है, तो लीवर यहां से चल के ब्रेन के पास थोड़ी ना जाएगा उस मैसेज को देने के लिए। लीवर अपना मैसेज कहाँ डालेगा? खून में, और खून कहाँ? ब्रेन के पास जाएगा, मैसेज पहुंच गया लीवर का। तो लीवर को ब्रेन से किसने कनेक्ट किया? ब्लड ने कनेक्ट किया, खून ने कनेक्ट किया, तो ये कनेक्टिव टिश्यू हो गया बेटा। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक या संयोजी उत्तक है। उत्तक क्यों बोला? क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होती हैं? बहुत सारी सेल्स होती हैं बेटा। कौन कौन सी? जैसे आप आगे पढ़ोगे, ब्लड के अंदर आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स हैं। अभी हम इनकी फुल फॉर्म वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, धीरे धीरे सुन लो। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, एक होता है ब्लड प्लेटलेट्स जिनको हम बिंबाणु कोशिकाएं कहते हैं। तो ये सारी की सारी किसके अंदर है? रक्त के अंदर। ये क्या है? सेल्स है। इसका मतलब सेल्स का क्या है? ग्रुप। इसका मतलब ब्लड क्या है? टिश्यू है। तो एग्जाम में आता है रक्त किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी उत्तक है। किस स्टेट में होता है? खून बाहर निकलता है तो फैल जाता है फर्श के ऊपर, क्योंकि ब्लड लिक्विड स्टेट में होता है। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि खून किस टाइप का टिश्यू है, तो आप क्या बताओगे? इट इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ये तरल संयोजी उत्तक होता है। तरल है, फैल जाता है, लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है बेटा, तो ब्लड को हमने टिश्यू क्यों बोला? सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा क्यों बोला? आ गई बात समझ में? जी हाँ। चले नेक्स्ट पॉइंट पे। बात आती है मैम ब्लड होना कितना चाहिए? कितना होना चाहिए खून? जितना भी आपका, साइंस कहती है जितना भी आपका वजन है उस वजन का 7% ब्लड होना चाहिए। कुछ कुछ बुक्स में 7 से 8% लिखा हुआ होता है, वो भी सही है। ठीक है, लिख दो 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट, ऑफ टोटल बॉडी वेट। कुल वजन का 7% वजन होना चाहिए। कुल वजन का कितना? कुल वजन का 7% होना चाहिए, लगभग 7% होना चाहिए बेटा। अब कितना होता है ऑन एन एवरेज? सुन लो जरा। अगर आप एक अडल्ट मेल हैं, अडल्ट का मतलब क्या होता है बेटा? आपकी उम्र 18 साल तो हो गई है, तो मेल का मतलब पुरुष यानी लड़का। लड़के के अंदर कितना होना चाहिए? लड़के के अंदर बेटा 6 से 7 लीटर या 5.5 से 6.5। ठीक है, ऑन एन एवरेज आप 6 से 7 लीटर लिख सकते हो। 6 से 7 लीटर क्या होता है ब्लड? किसके अंदर? लड़कों के अंदर। कभी कभी 5.5 से 6.5 भी होता है। परसेंट नहीं लगेगा ना, लीटर लगेगा, परसेंट नहीं। 7% तो अपन ने ऊपर लिख दिया ना। 6 से 7 लीटर इतना होना चाहिए। अगर अडल्ट फीमेल है, लड़कियां हैं, तो लड़कियों के अंदर कितना? लड़कियों के अंदर लड़कों के मुकाबले में आधे से 1 लीटर खून कम होता है। लड़कों के मुकाबले में कितना? तो लड़कियों में बेटा 5 से 6 या 5 से 5.5 लीटर भी लिखा हुआ मिल सकता है। इतना खून होना चाहिए। हाँ
हाँ 5 से 6, 6 से 7 लीटर बिल्कुल सही है। देखो अगर किसी लड़के का ऑप्शन 5.5 से 6.5 लीटर आ रहा है तब भी आपको सही करके आना है बेटा ये ऑप्शन, ठीक है तो इसी के बीच में ना। लड़कियों में 4.5 से 5.5 भी ऑप्शन आ सकता है, तो ये भी आपको सही करके आना है। ओके चलो मैम लिख दिया, डेटा था लिख दिया। बात ये है लड़कियों में खून क्यों कम होता है, पहले सुनो। अब आप में से कुछ बोल रहे हैं कि लड़कियां खून पीती रहती है लड़कों का, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन सी लड़की ने पी लिया स्ट्रो लगा के ऐसे खून तुम्हारा है, ये सब बातें बोलने की होती हैं। लड़कों के मुकाबले में कम है ये खून, लड़कों के मुकाबले में मानती हूँ आधे से 1 लीटर खून कम है, लेकिन लड़कियों के लिए कम नहीं है ये इतना। अब आप ये पूछो कि क्यों होता है, तो बेटा हर एक महिला जब उस महिला की प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है, किशोरावस्था शुरू होती है, 12-13 साल के बाद हर एक लड़की में हर महीने मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मासिक धर्म चक्र होता है, जिसके रिजल्ट में उसके बॉडी से खून बहुत सारा बाहर निकल जाता है। हर महीने 3 से 4 दिन उसका मेंस्ट्रुअल फ्लो बाहर निकलता है, यानी कि उसका मेंस्ट्रुअल फ्लो के अंदर जो एग होता है अंडे को रिलीज करवाने के लिए खून बाहर निकल जाता है, जिसको पीरियड्स के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए लड़कियों के अंदर लड़कों के मुकाबले में खून कम है। लेकिन किसी लड़की में अगर इतना खून है तो वो उसके लिए कम नहीं है, लेकिन आप इसके मुकाबले में कंपैरिजन करोगे तो कम हो जाएगा ना बेटा। तो लड़कियों में खून क्यों कम होता है, क्योंकि लड़कियों में हर महीने जो एग बनते हैं, अंडे बनते हैं, उस अंडे को बाहर निकालने के लिए जो ब्लड निकलता है, ब्लड लिक्विड स्टेट में है, खून बाहर जाएगा तो उसमें अंडा भी बाहर चला जाता है, इसलिए बेटा लड़कियों के अंदर खून कम होता है। ठीक है चलो हो गई मैम, बात समझ में आ गई। अगली बात आती है, ये क्वांटिटी किसकी बताई है मैंने, ये क्वांटिटी ब्लड की बताइए, खून की बताइए, ये खून है बेटा। अभी हम हेमोग्लोबिन पे चर्चा करेंगे, ठीक है अभी हम हेमोग्लोबिन पे चर्चा करेंगे। ये मैंने खून की क्वांटिटी बताई है, इतना खून होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, मैम ये इतना खून आता कहां से है, तो कहीं ना कहीं बन रहा होगा हमारे बॉडी में, कहीं ना कहीं बन तो रहा होगा ना। अब ये तो है नहीं बाहर से पीते हो, बाहर से किसी को खून पीते हुए देखा है क्या, नहीं। हाँ खून की जब कमी होती है, आयरन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो खून चढ़ाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। वो बात एक अलग होती है, वो कमी होने पे होता है। मैं सारी बातों पे आगे जिक्र करूंगी, आयरन हीमोग्लोबिन सब पे आएंगे धीरे धीरे। आइए जरा बात करते हैं कि ये खून बनता कहाँ पे है। सबसे पहले खून बनने को क्या कहा जाता है, एक टर्म होता है जिसको हीमोपोइसिस कहा जाता है। हीमोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। तो पहले लिख दे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ये खून बना कहां पे है। यहां पर बहुत सारे बच्चों को डाउट रहते हैं, मैं सारे डाउट आज आपके खत्म कर दूंगी। रक्त का निर्माण कहां होता है, खून बनता कहां है। तो बेटा खून बनने के लिए कोई ना कोई जगह तो चाहिए ना हमारे बॉडी में, बॉडी के अंदर ही बनता है तो शरीर के अंदर ही जगह चाहिए। ये तो है नहीं कि आप रसोई में खून बना के और फिर पी लोगे, ऐसा तो आपने किसी को देखा नहीं होगा। हाँ हम बोलते हैं वो खून का प्यासा है, वो बहुत पागल है ना, खून का प्यासा है मतलब एग्रेसिव है, खून गर्म है, उसका कुछ कर सकता है, उससे बच के रहना चाहिए, वो बात अलग होती है। सुनिए बेटा, हमारे बॉडी में होती हैं हड्डियां, और हड्डी जब आप देखोगे तो हड्डियां अंदर से रहती है खोखली, क्योंकि इन हड्डियों के अंदर देखो ऐसे लंबी लंबी एक लंबी सी हड्डी है ऐसे, ठीक है, और इस हड्डी के अंदर एक खोखला पार्ट पड़ा है, हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं, और इसी खोखले पार्ट को, इसको बायोलॉजी में नाम दिया जाता है बोन मैरो। बोन मैरो, अस्थि मज्जा, इसको क्या कहते हैं हम, बोन मैरो कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। लंबी लंबी हड्डियों के बीच में खोखली जगह पड़ी है, उसी खोखली जगह को बोन मैरो, उसको अस्थि मज्जा कहा जाता है। और इसी अस्थि मज्जा में क्या बनता है बेटा, ब्लड बनता है, खून बनता है। एक बात बताओ, जब यहाँ पे खून बन रहा है, इसका मतलब खून में जितनी भी सारी चीजें होंगी वो यहीं तो बन रही होंगी। ऐसा तो है नहीं कि एक चीज यहां बन रही होगी एक यहां बन रही होगी, नहीं ना, तो यहीं पे सारा खून बनता है। तो सबसे पहला पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज टेक प्लेस इन विच ऑर्गन, आप करके आओगे बोन मैरो। रक्त का निर्माण हमारी हड्डियों के बीच में जो खोखला पार्ट होता है, जो खाली जगह होती है, उसके अंदर बनता है, उस खाली जगह को अस्थि मज्जा कहते हैं।
अब मैम खून यहाँ बन के हड्डी से बाहर कैसे निकलता है? अरे बच्चों, कभी किसी हड्डी को ध्यान से देखना, हड्डियां होती हैं पोरस, हड्डियों में ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं बेटा, और इन्हीं छेद से बन के खून बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है। आगे बात समझ में? तो कहां बनता है ब्लड? बोन मैरो में बनता है। अब बेटा मैं आपको एक बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताना चाहूंगी। क्या आपने छोटे बच्चे को देखा है? हाँ, छोटे बच्चे को देखा है? सुनो जरा, बोन मैरो कहाँ होता है? लंबी लंबी हड्डियों में। बेटा इतनी छोटी सी हड्डी है, इसमें कितना सा खून बन जाएगा? देखो, 1 2 3 उंगली में 3 हड्डी, एक उंगली में 3 हड्डी होती है। इतनी छोटी सी हड्डी में कितनी सी खाली जगह होगी? बहुत कम। तो खून बनता हमेशा लंबी लंबी हड्डियों में, जैसे ये हड्डी, जैसे ये हड्डी, जैसे ये हड्डी, जैसे ये हड्डी, जैसे ये थाई वाली फीमर बोन। तो जितनी लंबी हड्डी होगी उतना लंबा बोन मैरो होगा, उतना ही ज्यादा खाली जगह होगा, उतना ही ज्यादा वहां खून बनेगा। तो खून बनने के लिए लंबी लंबी हड्डियां चाहिए होती हैं। अब एक छोटा सा बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा, या जो बच्चा अभी माँ के वुम्ब में है, माँ के गर्भ में है ना, माँ के गर्भ में है। आप बोलते हो बच्चा पेट में रहता है, पेट में बच्चा नहीं होता, पेट में खाना होता है। बच्चा होता है वुम्ब में, गर्भाशय में, वुम्ब ऊपर तक आ जाता है, वो पेट को ऊपर खिसका देता है, तो आपको लगता है पेट में बच्चा है। माँ ने अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखा। अरे भैया, पेट में खाना होता है, पेट में कहां से बच्चा हो जाएगा? माँ ने अपने गर्भ में 9 महीने को बच्चा रखा, 9 महीने को बच्चे को 9 महीने रखा। गर्भ का मतलब होता है गर्भाशय, यूट्रस, यूट्रस में बच्चा रहता है बेटा। ठीक है, तो जरा ये हम डेली लाइफ में जो सेंटेंसेस बोलते हैं ना, वो भी बहुत बार गलत बोलते हैं कुछ चीजें, तो इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लिए। अब सुनिए जरा मेरी बात, इतना छोटा सा बच्चा है, वो माँ के गर्भ में है। अब उस बच्चे के अंदर इतनी छोटी छोटी हड्डियां हैं, बनी भी नहीं है ठीक से हड्डियां, तो ये बताओ उस बच्चे में खून कहाँ बनेगा? तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है। क्या मैं 3 स्टार कर दे रही हूं पहले ही? क्या एग्जामिनर पूछता है कि इम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, जो बच्चा अभी माँ के पेट में है बेटा, उसको भ्रूण, और फिर मैंने पेट बोल दिया, माँ के गर्भ में है। ठीक है, इम्ब्रियोनिक कंडीशन में ब्लड कहाँ बनता है? तो आपको आंसर करके आना है, जब बच्चा इम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, यानी कि माँ के वुम्ब में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तब उस बच्चे के अंदर खून बनता है उसके लीवर में। लीवर, जिसको हम यकृत या जिगर कहते हैं बेटा, उसके अंदर खून बनता है। और ये किस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है? ये बीपीएससी के जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे उसमें मिलेगा आपको। क्वेश्चन था, इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन ब्लड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ ऑर्गन, ऐसा कुछ, या विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऐसा कुछ आया था। जब बच्चा भ्रूणीय अवस्था में होता है तो उसमें खून कहाँ बनता है? लीवर में बनता है बेटा। लीवर के पास खाली जगह होती है उस समय। फिर इतना लीवर बना देता है कि अगले 4-5 महीने काम चल जाए। फिर धीरे 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 उस बच्चे की हड्डियां लंबी होना शुरू होती हैं, तो धीरे 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 उस बच्चे की लंबी लंबी हड्डियों के बीच में बोन मैरो में खून बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, बता दोगे? अब तो यहां पर अभी बच्चा बड़ा हो गया तो उसमें कहां बनेगा? इन्हीं बोन मैरो में ब्लड बनेगा। अब ब्लड बनने की प्रोसेस को कहते क्या है? यानी कि ये जो खून बना है यहां पे, इसको कहते क्या है? तो आप लिख दो, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नॉन एज हीमोपोइसिस। लिखिए अगले पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। इससे ज्यादा मैं कोई नोट्स नहीं बनवाऊंगी, क्योंकि एक एक लाइन लिख रही हूं, एक एक लाइन समझा रही हूं, है ना। इससे बड़ा मैं अब नहीं समझा पाऊंगी। सुनिए जरा, क्या लिखो? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। मैम संडे को क्लास लोगे क्या? बेटा जब बैच आपने ज्वाइन किया होगा, मैंने बहुत साफ साफ हिंदी भाषा में बोला था कि मैं सिर्फ मंडे से फ्राइडे पढ़ाती हूँ, है ना। अगर मंडे से फ्राइडे में कभी छुट्टी करी तो मैं सैटरडे पढ़ाती हूँ। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नॉन एज हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस। तो एग्जामिनर आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, क्या पूछ ली बेटा कि हीमोपोइसिस कहां होता है, तो आप क्या बताओगे? हीमोपोइसिस कहां होता है? बोन मैरो में होता है। लिखिए, रक्त का बनना हीमोपोइसिस कहलाता है। रक्त या खून का बनना, रक्त का बनना हीमोपोइसिस कहलाता है। हीमोपोइसिस कहलाता है। और ये हीमोपोइसिस हमारे बॉडी में कहां होता है बेटा? बोन मैरो में होता है। और जब बच्चा माँ के वुम्ब में है, माँ के गर्भ में है, तो उसमें कहाँ होता है? उसके लीवर में होता है।
आगे बात समझ में? जी हाँ मैम। अब नेक्स्ट पॉइंट आती है, देखो खून बन गया, बन के हड्डियों से बाहर आ गया मैम, समझ में आ गई। बात यह है कि जो ब्लड है, उस ब्लड का काम क्या होता है, उसका कलर कैसा होता है, इन सारी बातों पे अपन थोड़ी सी जिक्र कर लेते हैं। जब हम हमारे खून की बात करते हैं, ह्यूमन ब्लड की बात करते हैं, हमारे खून का एक ही रंग है बेटा। हमें भगवान ने जब बनाया तो हम लोगों में किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया, हम सबको खून दिया एक ही कलर का। और कौन से कलर का? रेड कलर का दिया, लाल रंग का दिया बेटा, ठीक है, लाल रंग का दिया। भगवान ने जब हमें बनाया था ना, तो हमें कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं किया था, सबको एक जैसा बना के, सबको एक जैसे ऑर्गन, सबको एक जैसा खून दे के भेजा था। धरती पे आके हम लोग पता नहीं क्या क्या बंटवारा करने लग जाते हैं। तो हमारे खून का रंग कैसा है? लाल रंग का। अब बेटा जब भी बायोलॉजी में हम किसी भी कलर की बात करेंगे ना, लाल, पीला, नीला, हरा, तो इन कलर्स को देने वाले जो होते हैं वो पिगमेंट्स होते हैं। तो हमारे खून को लाल रंग देने वाला भी क्या है? एक पिगमेंट है बेटा, पिगमेंट है। कौन सा पिगमेंट है? जिसको आप हीमोग्लोबिन कहते हो। तो हमारे खून को लाल रंग देने के पीछे एक पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है, उस पिगमेंट को आप हीमोग्लोबिन कहते हो बेटा। क्या कहते हो? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की ये स्पेलिंग भी सही है और ये स्पेलिंग भी सही है, आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा खून कैसा होता है? लाल होता है। अब कभी सोचा है कि इस हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या होता है जो खून को लाल रंग दे देता है? अब इस हीमोग्लोबिन में दो चीजें हैं, देखो, हिम और ग्लोबिन। ये जो हिम है, ये क्या होता है? हीमोग्लोबिन में ये जो हिम है ना बेटा, ये हिम होता है, आप बताओगे, आयरन कंपाउंड। ये आयरन से बना हुआ यौगिक होता है। आयरन मैम लोहा, हाँ वही लोहा, बिल्कुल सही बोला आपने। ये लोहे से बना यौगिक होता है, लोहे से बना यौगिक होता है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं हमारे खून में आयरन होता है, हाँ बिल्कुल सही कहते हैं। और ये जो ग्लोबिन होता है ना, ये हमारे खून में प्रोटीन होती है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है। खैर छोड़ो, आपको वो तो बात ही नहीं करनी है। तो हमारे खून के अंदर एक पिगमेंट था, जिस पिगमेंट को हमने हीमोग्लोबिन बोला। इस हीमोग्लोबिन में, हिम में आयरन होता है, लोहा होता है। अरे लोहे पे जब जंग लग जाता है तो बेटा लोहे का रंग कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन, लाल भूरे रंग का। जंग लगने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन और मॉइस्चर, हल्का फुल्का पानी। तो हमारे बॉडी में भी तो ऑक्सीजन होता है। तो हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन होता है, किसके अंदर? ब्लड के अंदर। तो उस ब्लड के अंदर क्या, कैसा कलर दिया? लाल रंग दिया। तो बेसिकली इसी आयरन की वजह से आपका खून लाल होता है बेटा। तो या तो मैं ये कह दूं हमारे खून में हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट है जिसकी वजह से खून का रंग लाल होता है, या मैं ये कह दूं हमारे खून के अंदर, अरे हट जा हट जा हट जा, हमारे खून के अंदर आयरन है। वही आयरन हमारे खून के ऑक्सीजन और पानी के साथ मिलकर हमारे खून को लाल रंग देने का काम करता है। बात बराबर है बेटा। अब आयरन की ना ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होती है, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। हमारे बॉडी में जो आयरन होता है वो Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और इसको फेरस कहा जाता है। तो बेसिकली हमारे खून में जो आयरन है वो फेरस फॉर्म में है, ठीक है, फेरिक नहीं है, ठीक है, परफेरिक नहीं है, फेरस फॉर्म में होती है। Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। मैम हिंदी में, अबे क्या तुम लोग हिंदी का गाना गा रहे हो? एक एक चीज हिंदी में लिखी है, इससे ज्यादा हिंदी नहीं होती है। रेड को भी हिंदी में लाल लिखा है, तुम सुधर जाओ, हिंदी करते रहते हो। हिंदी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। हिस्टोन प्रोटीन होता है, ओहो ओहो, देखो देखो देखो, हाँ जैसे तुम्हें पता है, मैम को पता ही नहीं है हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है। प्रदुमन तुम्हें पता है, मैम को पता ही नहीं है ना। चलो सुनो जरा, बताएंगे आगे क्या होता है हिस्टोन प्रोटीन, सब पढ़ाएंगे। रुक तो जाओ, हिंदी में भी आएंगे बेटा कंप्लीट नोट्स, संडे मंडे तक अपलोड हो जाएंगे, डोंट वरी। मैम ब्लड में कैंसर कैसे होता है? अभी रुक जाओ, आगे सब पढ़ाएंगे आपको। चलिए, क्या मैंने कहा ह्यूमन ब्लड है
वो लाल रंग का है किस पिगमेंट की वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन में हिम है, वो आयरन कंपाउंड होता है, और यही आयरन की वजह से हमारा खून लाल होता है, और ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन होता है। ये लो बेटा, आगे बात समझ में। चलो अब बात करते हैं ये हीमोग्लोबिन होना कितना चाहिए। अरे सुना है मेरे में हीमोग्लोबिन की 14 यूनिट आई हैं, अरे मेरे में 13 आई हैं। आ जाओ जरा बेटा, जब लड़कों में खून ज्यादा है तो उसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा मैम। तो लिखो मेल, लड़कों में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? लड़कों में हीमोग्लोबिन 14 से 16। देखो प्लस माइनस का मतलब है 2 प्लस भी हो सकती हैं, 2 माइनस भी हो सकती हैं, ठीक है। 14 से 16 ग्राम पर डीएल ऑफ ब्लड। 1 डेसीलीटर ब्लड में कितना आप बताओगे बेटा? 14 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन लड़कों में होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं किसी लड़के में 14 यूनिट आई है खून की। अरे वो खून की नहीं है, वो हेमोग्लोबिन की है। किसी में 15 आई है, किसी में 16 आई है, किसी में 13 आई है। देखो 13, 14, 15, 16 आ रही है, मतलब ठीक है उसमें खून। लड़के को घबराने की तब जरूरत है जब उसकी 13 से कम आ रही है। कभी कभी किसी में ना बेटा ये 18 भी हो जाती है। ठीक है भाई, खाना पीना अच्छा है उसका, खाना पीना अच्छा है तो ठीक है, चल रहा है उसका काम, उसके अंदर बढ़िया खून बन रहा है। और जब खून ज्यादा है तो भाई जाके डोनेट भी करना चाहिए, खून डोनेशन भी तो करना चाहिए ना, क्योंकि खून, आप उसी खून को देके किसी की जान बचा सकते हो बेटा। उसी खून को देके आप जान बचा सकते हो किसी की। लड़कियों के अंदर जब खून कम है तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा कि नहीं होगा? हाँ जी मैम। कितना? 10 से 12 ग्राम पर डीएल ऑफ ब्लड। इसीलिए लड़कियों में, किसी लड़की में कहती है मेरे में 11 यूनिट आई है, मेरे में 12 यूनिट आई है। उस लड़की को घबराने की जरूरत है जिसका हीमोग्लोबिन 10 से कम हो गया, 9 आ गया, 8 आ गया, 7 आ गया, चक्कर आने लग जाएंगे अपने आप। मैम खून कम होने का सिंबल क्या है? सबसे बड़ा सिंबल, आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगा। अरे भाई चक्कर क्यों आएंगे? सिंपल सी बात है, खून के अंदर ऑक्सीजन होता है, खून कम मतलब ऑक्सीजन कम। बात समझ में आ रही है मेरी बात? अगर मैं किसी का सारा खून निकाल लूं मर जाएगा। लोग यहाँ से, अरे अब मैं ऐसी बातें क्लास में मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ, अदरवाइज मत लेना मेरे प्यारे भाई बहनों। लोग यहाँ से नस काट लेते, इतना सा कट लगाते हैं, आधे घंटे के अंदर वो मर जाता है। क्यों मर जाता है? उसका सारा खून बाहर निकल गया, यानी सारा ऑक्सीजन बाहर निकल गया, इंसान मर ही जाता है, मर जाएगा, है ना बच्चों। तो सबसे जो मेजर एक मैं आप सिम्टम बता रही हूँ खून कम होने का, हेमोग्लोबिन कम होने का, उस इंसान को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, ब्लैकआउट होना शुरू हो जाता है, आंखों के आगे काला काला ऐसे धुंधला धुंधला सा लगेगा, और वो बेहोश, अनकॉन्शियस होकर एकदम से पूरा का पूरा वो बेहोश हो सकता है, ठीक है। और दूसरा, कमजोरी होने लग जाती है शरीर में, क्योंकि खून में बहुत कुछ होता है भाई, खून ताकत देता है आपको, राइट। तो खून में हीमोग्लोबिन होता है, और वो हीमोग्लोबिन की यूनिट इतनी आनी चाहिए। तो किसी लड़की में 9, 8 आ रहा है तो उसमें खून कम हो गया है। हाँ, जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है ना, उस समय उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरे को लास्ट 8वें महीने में मेरे में हीमोग्लोबिन कम हो गया था, मेरे में हीमोग्लोबिन 9.8 समथिंग, क्योंकि मेरे गर्भ में बच्चा था, अपने बच्चे को भी खून देना था मुझे। अब जानते हैं, माँ अपने बच्चे को खून से सींचती है, बिल्कुल सच बात है। स्टार्टिंग के दिनों में एटलीस्ट 3-4 महीने तक बच्चे में खुद में उसका ढंग से लीवर ही नहीं बना तो खून कहां से बन जाएगा? तो माँ अपने बच्चे को खून देती है भैया, कि अगले तो 2-3 महीने तुम काट लो इतने में इस खून से। माँ स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक अपना खून बच्चे को देती है, उसी खून से बच्चा जिंदा रहता है माँ के गर्भ में, फिर उस बच्चे में बनना शुरू होता है लीवर में खून, राइट। तो इसलिए तो कहते हैं माँ खून से सींचती है अपने बच्चे को। तो मैंने अपना खून अपने बच्चे को दिया, तो मेरे में लास्ट 8th मंथ में खून की, हीमोग्लोबिन की, आयरन की कमी हो गई थी। तो मुझे हर 8वें दिन एक आयरन का इंजेक्शन लगता था। टैबलेट भी दी थी मुझे डॉक्टर ने और खाने के लिए, लेकिन मैं टैबलेट, वो बहुत हैवी टैबलेट होती है, वो मैं नहीं खा पाती थी, उल्टियां आती थी, कॉन्स्टिपेशन होता था। इसलिए फिर मैं आयरन के इंजेक्शन लेके आई थी लास्ट में, हर एक वीक एक लगभग एक आयरन का इंजेक्शन चढ़ता था, राइट। तो लड़कियों के अंदर प्रेगनेंसी के समय ये जो यूनिट है ना, ये 12-13 किसी में है, तो मतलब बहुत अच्छा चल रहा है उसका खून। तो इतना यूनिट आप में ब्लड का होना ही होना चाहिए, ठीक है बेटो। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि ब्लड का लाल रंग किसने दिया? हीमोग्लोबिन ने। और हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें आयरन होता है, और इसी आयरन की वजह से हमारा खून क्या होता है? लाल होता है।
हाँ, फॉलिक एसिड, आगे सब बातें करेंगे एक एक करके। तो ये अपना आज की क्लास का टाइम हो गया है, लास्ट के 5 मिनट में मुझे लगता है आपके डाउट लेना चाहिए। तो बेटा यहां से हम कल शुरू करेंगे क्लास। किसमें खून होता है बताएंगे सारी बातें, थोड़ा रुकिए 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 रुकिए। हाँ, किसमें खून होता है सब बताएंगे, आप बताएंगे आपको आपके क्या खाना चाहिए। मेरे को भी बहुत कहा था डॉक्टर ने आयरन की कढ़ाई में बना के खाओ, आयरन की कढ़ाई में, आयरन की कढ़ाई भी लाए, खाए भी, पालक भी खाया, लेकिन होता है ना कभी कभी आपका इंटरनल बॉडी सिस्टम इतना सपोर्ट नहीं कर पाता है आपको। मैंने सब कुछ किया था, आपको क्या लगता है मैंने नहीं करा होगा खून बनाने की कोशिश? मुझे लगा था नेचुरल तरीके से बन जाए, लेकिन 8वां महीना था ना मेरा, तो बेटा मैं रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए मैंने बाहर से आयरन के इंजेक्शन ही लगवाए थे। अब आइए जरा। हाँ हाँ बेटा, शुभम झा वो मैंने ही डलवाई है, वो देखना है आपको। चलिए मैम, आपका बच्चा कैसा है? मेरा बच्चा बिल्कुल अच्छा है, बहुत हेल्दी है, बहुत बढ़िया, इतना प्यारा बच्चा है ना जिसकी कोई हद नहीं है। बच्चे देखो सबके प्यारे होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन मेरा बच्चा इसलिए मुझे प्यारा लगता है कि जब वो मुझे इतना सपोर्ट करता है कि मैं क्लास ले पा रही हूँ, इतना कभी रोता नहीं है, एकदम खुश खुश रहता है, खुश मिजाज है एकदम, इसलिए मुझे वो हर माँ को वैसे अपना बच्चा प्यारा लगता है। आप भी लगते होंगे अपने अपनी माँ को, है ना? चलो मैम, डबल और सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है आगे पढ़ाएंगे आपको। डबल क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, मछलियों में होता है, सब पढ़ाएंगे आपको। ये बताओ, देखो मेरे से आगे मत चलो क्लास में, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जब मैं ये चैप्टर पढ़ा दूं तब आपको लगे कि आपके मन में कोई डाउट है, तब आप मेरे से पूछना। अभी तो मैंने शुरुआत की है इस चैप्टर की, है ना? तो मेरे से आगे मत चलो, आप किसी काम का नहीं रहेगा वो। ये बताओ, आज जो पढ़ा है इतने में कुछ डाउट है क्या किसी भी लाइन में? वो पूछो, वो पूछो। मैम मैं लखनऊ से क्लास ले रहा हूँ रोहित, बहुत बढ़िया। मैम पृथ्वी से कब मिलवाएंगे? मिलवाते हैं आपको पृथ्वी से जल्दी। अब सुनो जरा मेरी बात, आप लोग यहाँ पे थ्योरी पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। अब मैं इस संडे को अपने YouTube चैनल, मेरा YouTube चैनल है फ्यूचर कुल कोचिंग नाम से, इस नाम से आप सर्च कर लेना। उस पे एक बहुत अच्छा सा आप लोगों के लिए सरप्राइज गिफ्ट लेके आने वाली हूँ परसों। फ्यूचर कुल कोचिंग इस नाम से चैनल सर्च करना यूट्यूब पे, ये यूट्यूब चैनल है, और इसके ऊपर मैं एक इतना बढ़िया सा आप लोगों के लिए सरप्राइज लेके आने वाली हूँ इस संडे को शाम को 7 बजे। बेटा मैं चाहती हूँ मेरे पेड कोर्स वाले बच्चे उसका लुत्फ उठाएं, है ना? बाकी उठाए ना उठाए चलेगा, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है वो। और उसमें जो मैं अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, मैं ये चाहती हूँ, मेरे दिल की तमन्ना है कि उसमें जो फर्स्ट बच्चा आएगा वो भी मेरा ही पढ़ाया हुआ एप्लीकेशन से पढ़ा हुआ बच्चा आए, ठीक है? तो इस इवेंट में जरूर आ जाना आप लोग 7 बजे। एक बच्चा बार बार कमेंट कर रहा है मैथ्स की क्लास क्यों नहीं हुई, तो मैं क्या लगता है, मैं मतलब ये चेक करती होंगी कि इस टीचर की क्लास हुई है कि इसकी नहीं हुई। मुझे अपनी क्लास से मतलब है, मुझे कोई मतलब नहीं और किसी से। आगे बात समझ में? हिंदी में नोट्स, अपडेटेड नोट्स आपके अपलोड हो जाएंगे संडे में, ठीक है? चलो मैम, सीजीएल की बायो कवर हो जाएगी? आकाश कवर नहीं, कवर सीजीएल मेन से खुश हो के बढ़िया क्वेश्चंस करके आओगे। हाँ, बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, अब ये बैच कर लो ना, बीपीएससी का ऐसा उड़ा दोगे आप क्वेश्चंस। चलो पढ़ाई वैसे डाउट पूछो, आगे मत चलो। आगे चलने को तो बेटा इतना है जिसकी कोई हद ही नहीं है, अभी पढ़ाना है मुझे, तो आगे मत चलो। पढ़ाई वैसे डाउट मैम घर से लोगे क्या क्लास में? घर से ही पढ़ाती हूँ बेटा, मैं घर से ही पढ़ाती हूँ। चलो फिर पीडीएफ का पासवर्ड, पीडीएफ में कोई पासवर्ड नहीं है बेटा। बेटा यूट्यूब चैनल का नाम दिया है फ्यूचर कुल कोचिंग, इसमें संडे को 7